चीन के नाक के नीचे गरजेगा भारत का स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस निस्तार। 40 देशों के साथ करेगा महायुद्धाभ्यास। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड के बाद अब रोमानिया में घुसे रूसी ड्रोन। क्या नाटो के धैर्य की परीक्षा ले रहे पुतिन। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके के गिरगित बाल्टिस्तान में भारी गुस्सा। पाकिस्तान के गले में फांस बना सिंधु नदी का बनने वाला मेगा डैम। चीन कर रहा निर्माण। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले एक हफ्ते से पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के बीच प्रमुख संपर्क काराकोरम राजमार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह बंद पड़ा है। ऊपरी कोहिस्तान के एक गांव हरवन में शुरू हुआ भारी विद्रोह प्रदर्शन धीरे धीरे विकराल होता जा रहा है और अब ये प्रदर्शन एक संकट में बदल गया है जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान की सबसे महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजना डायमर भाषा बांध पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आंदोलन की वजह है कि हरवन गांव के स्थानीय लोगों का आंदोलन, जिनकी जमीन इस डैम के लिए ली गई है लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया है। आंदोलन की वजह से सैकड़ों ट्रक और यात्री वाहन सड़क पर फंसे हैं, जिससे दवाइयों और खाने पीने की चीजें का किल्लत हो गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। सरकार ने भले ही दावे किए हैं कि अरबों रुपए जिला प्रशासन के खाते में ट्रांसफर किए गए, लेकिन स्थानीय लोग सालों से लंबित भुगतान और कम दरों की वजह से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 7वें दिन हरवन के स्थानीय निवासियों ने गिलगित बाल्टिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ने वाले एक प्रमुख बिंदु हरवन नाले पर काराकोरम राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया है। प्रदर्शनकारी नेता नियामत खान ने कहा, हमारी जमीन जब्त कर ली गई लेकिन मुआवजा अन्यायपूर्ण था और इसमें बहुत देरी हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि जमीन के मालिकों का लगभग 3 अरब पाकिस्तानी रुपया बकाया है। इसमें से लगभग 2 अरब पाकिस्तानी रुपया पहले ही कोहिस्तान के उपायुक्त के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि बाकी धन राशि अधिकारियों के मुताबिक जरूरी कानूनी औपचारिकताओं की वजह से पेंडिंग है। लेकिन प्रदर्शनकारी ने इन दलील को खारिज करते हुए तत्काल मुआवजे की मांग की है। सिविल सोसाइटी के लोगों और स्थानीय कारोबारियों ने इस संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान प्रशासन पर लोगों की दुर्दशा और उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। गिलगित के एक व्यापारी मुफ्ती कुमेल ने कहा, जीबी और केपी के अधिकारियों को लोगों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। फंसे हुए परिवारों ने चेतावनी दी है कि यदि गतिरोध जारी रहा तो क्षेत्र को मानवीय आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है। डायमर भाषा डैम पाकिस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। करीब 272 मीटर ऊंचाई वाला यह डैम दुनिया का सबसे बड़ा आरसीसी डैम बनने जा रहा है। इसमें 8.1 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर किया जा सकेगा। इसके अलावा 4500 मेगावाट की क्षमता से हर साल 18 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। साथ ही यह डैम सिंधु नदी पर प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ से बचाव करेगा और तरबेला डैम की उम्र को करीब 35 साल तक बढ़ा देगा। पाकिस्तान जैसे देश जहां बिजली की कमी हमेशा से एक गंभीर समस्या रही है, उसके लिए यह परियोजना गेम चेंजर मानी जा रही है। इस डैम को बनाने में पूरा पैसा चीन लगा रहा है, इसलिए डैम बनने के बाद बिजली से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा चीन के खाते में जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सैन्य ड्रोन ने पोलैंड के बाद अब रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। ऐसे में एक हफ्ते से भी कम समय में 2 बड़ी ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं से पूर्वी यूरोप में तनाव बढ़ गया है। पोलैंड और रोमानिया दोनों ही नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उधर नाटो ने इन दोनों देशों के हवाई क्षेत्र में गश्त को बढ़ा दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच पोलैंड में नाटो के अनुच्छेद 4 के अनुसार तत्काल बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इन घटनाओं का यूक्रेन के नाटो सैनिकों की तैनाती की योजना से संबंध हो सकता है। सबसे पहले लगभग 20 रूसी ड्रोन ने पोलिश हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। यह फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन में युद्ध के सबसे गंभीर परिणामों में से एक था। इसके कुछ ही दिनों बाद रोमानिया ने अपने हवाई क्षेत्र के इसी तरह के उल्लंघन की सूचना दी। इसके बाद रोमानिया ने अपने सीमा पर लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। रोमानिया
रोमानिया ने इस घटना के विरोध में रूसी राजनयिक को भी तलब किया है। इस लगातार घटनाओं ने आशंका और भी बढ़ा दिया है कि संघर्ष नाटो क्षेत्र में भी फैल सकता है। शनिवार को रोमानिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सीमा से सटे उसके इलाके में रूसी ड्रोन ने घुसपैठ की है। यह ड्रोन सीमावर्ती क्षेत्र में एक यूक्रेनी बुनियादी ढांचों पर हवाई हमला करने की तैयारी में है। इसके बाद रोमानिया को अपने 2 F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा। रोमानिया रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विमान ने ड्रोन की पहचान की और डन्यूब डेल्टा क्षेत्र के एक गांव चिलियावेचे से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में रडार से गायब होने से पहले उस पर कड़ी नजर रखी। आपको बता दें कि रोमानियाई रक्षा मंत्री इयोनुस मोस्टेनु ने पुष्टि की कि पायलटों ने ड्रोन को मार गिराने की तैयारी कर ली थी। हालांकि इसकी कम ऊंचाई और यूक्रेन की ओर वापस जाने के रास्ते के कारण उन्होंने गोलीबारी रोक दी। मोस्टेनु ने रोमानियाई टेलीविजन चैनल एंटेना 3 को भी एक इंटरव्यू में कहा, F-16 के पायलट ड्रोन को मार गिराने के बहुत करीब पहुंच गए थे, क्योंकि यह राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में यूक्रेन की ओर ले जाने से पहले बहुत नीचे उड़ रहा था। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी संभावित मलबे की तलाश के लिए सीमा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। हालांकि शुरुआती आकलन से पता चलता है कि ड्रोन रोमानियाई हवाई क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकल चुका था। रोमानियाई अधिकारियों ने यूक्रेन की सीमा से लगे तुलसिया काउंटी के निवासियों को चेतावनी जारी करते हुए एहतियात के तौर पर एक शेल्टर से छिपने की तैनाती दी थी। यह क्षेत्र यूक्रेनी बंदरगाह शहरों के करीब होने के कारण बार बार रूस के निशाने पर रहा है। रूस ने हाल ही में डन्यूब नदी के रास्ते यूक्रेनी अनाज निर्यात को बाधित करने के लिए इस क्षेत्र में कई बार हमले किए हैं। रोमानियाई रक्षा मंत्रालय के बाद ने एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि संभावित ड्रोन गेरान मॉडल का था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर रूसी सेना करती है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना का नवीनतम डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार साउथ चाइना से होने वाले सैन्य अभ्यास में शामिल होने जा रहा है। INS निस्तार अपनी पहली विदेशी यात्रा के तहत सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर पहुंच चुका है। यह समुद्री जहाज स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित है। सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर मौजूद यह भारतीय नौसैनिक पोत अब यहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में हिस्सा लेगा। आपको बता दें कि पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास सोमवार 15 सितंबर से होने जा रहा है। 2018-19 में 2 DSRV निस्तार के शामिल होने के बाद भारत उस चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ गया है जिनके पास डेडिकेटेड पनडुब्बी बचाव प्रणाली है। यह प्रणाली 6 से 50 मीटर गहराई तक बचाव कार्य करने में सक्षम है। पैसिफिक रिच 2025 का आयोजन सिंगापुर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 40 से अधिक देश सीधे प्रतिभागी या पर्यवेक्षण के रूप में शामिल होंगे। यह अभ्यास 2 चरणों में होगा। इनमें से एक हार्बर फेज है और दूसरा सी फेज। INS निस्तार ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के कमांड और नियंत्रण में है। इस समुद्री जहाज को 18 जुलाई 2025 को नौसेना में कमीशन किया गया। INS निस्तार भारत के आत्मनिर्भरता और शिप बिल्डिंग क्षेत्र में उपलब्धियों का प्रतीक है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का प्रयोग हुआ है, जहां में साइड स्कैनर, सोनार, वर्क व ऑब्जर्वेशन क्लास ROV तथा उन्नत डीप सी डाइविंग सिस्टम लगे हैं। यह जहाज गहरे समय में सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डीप रेस्क्यू व्हीकल के रूप में कार्य करेगा। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें वेसल ऑफ अपॉर्चुनिटी पर तैनात किया जा सकता है। यही नहीं, हवाई मार्ग से किसी भी तट पर भेजकर दूर समुद्रों में इसकी तैनाती की जा सकती है। अभ्यास के समुद्री चरण में INS निस्तार और SRU दक्षिण चीन सागर में सहभागी देशों के नौसैनिक इकाइयों के साथ मिलकर कई हस्तक्षेप एवं बचाव अभियानों का अभ्यास करेंगे। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।